हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं डॉक्टर वेदकला यादव आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ अपने प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म टीचर्स गोल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित ही है, प्रतिदिन इस समय हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास चल रही है और हिंदी व्याकरण जो संपूर्ण आपकी जो हिंदी व्याकरण है वो आपको इस चैनल पर निःशुल्क दिया जाएगा। जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए और मुझे बताइए मेरी अगर आवाज स्पष्ट आ रही है और आपको बोर्ड भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा ही कल का जो हमारा टॉपिक था वो स्वर का टॉपिक था और स्वर के संपूर्ण जो वर्गीकरण है वो हम देख चुके हैं, जिसमें अनेक आधार देखे स्वर के वर्गीकरण के। हमने 6 आधार देखे थे। मांसपेशियों के आधार पर स्वर का वर्गीकरण, इतिहास के आधार पर स्वर का वर्गीकरण, मात्रा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण, ये हमारी कल की क्लास हो गई थी। 6 आधार थे, 6 के 6 आधार हमने देख लिए थे। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह टॉपिक रहेगा दोस्तों किसका, व्यंजन का। टॉपिक किसका रहेगा, व्यंजन। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है व्यंजन का। आज व्यंजन से संबंधित हम जानकारी साझा करेंगे, व्यंजन पर विचार विमर्श करेंगे कि व्यंजन से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और व्यंजन किस प्रकार से हम व्यंजन के वर्गीकरण को याद रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि आप क्लास को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि काफी आपके जो दोस्त हैं उनको भी इसका लाभ मिल पाए और अच्छी सी हमारा भी एक अच्छा कंपटीशन बन जाए। अच्छी सी एक संख्या हो जाती है तो पढ़ाने को भी मन करता है। जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक अवश्य कर दीजिए। अगर अच्छा लगता है, कंटेंट आपको पसंद आता है, यदि आपको मैटर पसंद आता है तो अवश्य ही लाइक कर दीजिए, नहीं तो डिसलाइक कर सकते हो। और लेकिन डिसलाइक करते हैं तो एक बार रीजन जरूर बता दीजिएगा किस कारण से। हो सकता है कि त्रुटियां रही हो जिनको सुधारा जा सके। तो आइए अब हम टॉपिक पर बात करते हैं। टॉपिक है आज का हमारा व्यंजन। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला के अंदर स्वर की जो संख्या है वो 11 है और व्यंजन की संख्या है वो कितनी है, 33। और कुल वर्ण कितने हो जाते हैं, 44। में मानक हिंदी व्याकरण की बात कर रही हूँ जहां पर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 है, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन। आज हम देखने वाले हैं व्यंजन को। स्वर इससे पहले क्लास हुई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो अवश्य ही चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। सबसे पहले क्लास में हमने स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण किया था। स्वर और व्यंजन का अंतर देखा था कि स्वर कौन से होते हैं और व्यंजन कौन से होते हैं, जो स्वर की क्या विशेषता होती है और व्यंजन की क्या विशेषता होती है, ये हम देख पाए थे। उसके बाद स्वर का वर्गीकरण हमने देख लिया। अब व्यंजन है। व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी होती है, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि हमें स्वर की सहायता लेनी होती है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से ही किया जाता है वो व्यंजन कहलाते हैं। आप कहोगे मैम ऐसा तो नहीं है कि स्वर की सहायता के बिना व्यंजन का उच्चारण ही नहीं किया जा सकता। हाँ दोस्तों, नहीं किया जा सकता। कोई भी जो व्यंजन हमारे पास है, इस व्यंजन वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं तो इसका पूर्ण उच्चारण तभी हो पाता जब इसमें स्वर सम्मिलित होता है। यदि इसमें स्वर सम्मिलित नहीं होता तो इस व्यंजन का पूर्ण उच्चारण नहीं हो पाता है। इस व्यंजन का उच्चारण हमारे मुख के अंदर ही रह जाता है, इसका उच्चारण सही नहीं हो पाता। इसलिए स्वरों की सहायता से ही इन व्यंजनों का उच्चारण किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों व्यंजन की बात करें तो ये 33 व्यंजन हैं हिंदी वर्णमाला में। इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। वर्गीकरण देखें हम, व्यंजन का वर्गीकरण देखते हैं तो व्यंजन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से ये 3 भाग बनते हैं, देखो। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं दोस्तों कौन से, स्पर्श व्यंजन। इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ये स्पर्श व्यंजन, सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। दूसरा जो वर्गीकरण हमारे पास आता है वह आ जाता है अंतस्थ व्यंजन।
अंतस्थ व्यंजन, दूसरे आ जाते हैं अंतस्थ व्यंजन, और जो तीसरा वर्गीकरण आता है वह आ जाता है ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन दोस्तों, ये जो तीसरा वर्गीकरण हमारे पास आ जाता है ऊष्मीय व्यंजन। तो हमने इन 33 व्यंजन है उनको 3 भागों में विभाजित कर दिया, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्मीय व्यंजन। दोस्तों ये जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, इन स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है? ये वर्गीय व्यंजन भी कहलाते हैं, मतलब कि ये किसी न किसी वर्ग के व्यंजन होते हैं। अब वर्ग क्या है एक बार हम समझ लेते हैं कि वर्ग क्या है। देखो वर्ग का मतलब है हिंदी वर्णमाला में सबसे पहला जो वर्ग होता है वह होता है क वर्ग। पहला वर्ग कौन सा माना जाता है? क वर्ग माना जाता है। ये जो क वर्ग होता है इसमें 5 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला वर्ण होता है क, उसके बाद ख, ख के बाद ग, ग के बाद ख और घ के बाद अंग। ध्यान देना हिंदी वर्णमाला का जो 5वां वर्ण है यह वर्ण कौन सा है? आपका अंग कहलाता है। यहीं पर आप देखते हो कि इसी का दूसरा जो रूप होता है वो ये भी हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद दूसरा जो वर्ग होता है वह कौन सा वर्ग होता है? च वर्ग होता है। और च वर्ग में भी कितने वर्ण होते हैं? 5 ही वर्ण होते। च वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला वर्ण च आ जाता है, फिर क्ष, ज। झ के 2 रूप प्रचलित हैं दोस्तों, झ के 2 रूप प्रचलित हैं। ध्यान देना, जैसे हम देखें कि ये दोनों रूप हमें देखने को मिलते हैं झ के, एक ये झ मिलता है, एक ये झ मिलता है, ठीक है। उसके बाद झ और 5वां क्या होता है? ये होता है। ये हमारे पास हिंदी वर्णमाला में च वर्ग आ जाता है। कौन सा वर्ग है? च वर्ग आ जाता है। ये वर्ग कौन सा है? च वर्ग। ये हमारे पास आ गया च वर्ग। उसके बाद हम देखें च वर्ग के बाद हमारे पास आया कौन सा? च वर्ग के बाद आ जाता है ट वर्ग। ट वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो ट वर्ग में भी दोस्तों कितने वर्ण होते हैं? 5 ही वर्ण होते हैं ट वर्ग में भी। कौन कौन से होते हैं? ड, ढ, और ढ में भी हमें दोस्तों 2 रूप देखने को मिल जाते हैं। ढ के भी हमें 2 रूप देखने को मिलते हैं। और 5वां वर्ण क्या हो जाता है? 5वां हो जाता अणे। बोलने में ध्यान देना, ये अंग था, फिर क्या है? ये, फिर अणे। ट वर्ग का 5वां वर्ण अणे होता है। उसके बाद ट वर्ग के बाद हमारे पास आ जाता है कौन सा? त वर्ग। त वर्ग में भी 5 ही वर्ण होते हैं। त वर्ग में भी 5 ही वर्ण होते हैं। कौन कौन से? थ, द, ध और 5वां क्या होता है? न हो जाता है। इसी तरह से प वर्ग होता है, और प वर्ग में भी ये क्या होते हैं? 5 ही वर्ण होते हैं। और ये जो 5 वर्ण हैं प वर्ग के, प वर्ग में भी कौन से वर्ण, कितने वर्ण होते हैं दोस्तों? प वर्ग में भी 5 ही वर्ण होते हैं। कौन कौन से? प, फ, ब, भ और मैं। ये जो हमारे पास 5 वर्ग हैं, हिंदी में ये 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और इन 5 वर्गों को के जो वर्ण होते हैं इनको क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं वर्गीय व्यंजन। इन 5 वर्गों के 5-5 जो वर्ण हैं, कुल इनकी संख्या कितनी हो जाती है? संख्या हो जाती है 25। ये जो 25 वर्ण होते हैं 5 वर्गों के, इनको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन, इनको हम कहते हैं क्या?
वर्गीय व्यंजन। लेकिन दोस्तों ध्यान दो, कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनमें 6 वर्ण आपको दिख रहे हैं। ये क्या है एक बार समझिए। क्या ये भी वर्ग के व्यंजन कहलाते हैं? क्या ये भी हमारी मानक हिंदी में वर्ग के व्यंजन कहलाते हैं? और यदि नहीं कहलाते तो इनको हम क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन ये है मेरा, जल्दी से बता दीजिए कि क्या ये भी जो आपको अलग कलर के यहाँ लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या इनको भी आप वर्ग के व्यंजन कहते हो? क्या ये भी मानक हिंदी में वर्ग के व्यंजन हैं? अगर हैं तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो फिर देखो इनकी संख्या ज्यादा हो जाती है। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होने चाहिए, लेकिन इन तीनों वर्गों में 6-6 वर्ण हो रहे हैं। और अगर नहीं है तो फिर इनको क्या कहा जाता है? अगर ये वर्ग के नहीं है तो इनको क्या कहा जाता है? और अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि अगर ये वर्ग के व्यंजन नहीं है तो क्यों नहीं है? इनको क्यों नहीं अपनाया गया वर्ग के अंदर? ये कौन सी भाषा के हैं? फिर ये कहाँ मिलते हैं हमें? ये सभी क्वेश्चन आपके मस्तिष्क में आ रहे होंगे। आइए एक एक का हम समाधान करते हुए चलते हैं। ये जो वर्गीय व्यंजन होते हैं इनकी संख्या 25 होती है। ये आपको जो अलग कलर के वर्ण दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये वर्ग के व्यंजन आपके नहीं हैं। ये इस क वर्ग का व्यंजन नहीं है, ये आपके च वर्ग का व्यंजन नहीं है, और ये आपके ट वर्ग का व्यंजन नहीं है। इनको हिंदी वर्णमाला में सम्मिलित नहीं किया गया है, ध्यान देना। ये जो 44 वर्ण है हमारे हिंदी वर्णमाला में, जिसमें 33 स्वर हैं, इन 33 व्यंजन हैं। इन 33 व्यंजनों के अंदर 33 स्वर नहीं है दोस्तों, ध्यान देना, 33 क्या है? व्यंजन। ये जो 33 व्यंजन है इनमें इनको स्थान नहीं दिया गया। नहीं दिया गया तो इनको कहते क्या है दोस्तों? ये जो रूप है मानक हिंदी में इस झ को अपनाया गया है, लेकिन कहीं कहीं आप इस प्रकार के झ को भी लिखा हुआ देखते होंगे। ये पहले था, लेकिन वर्तमान समय में इसको मानक हिंदी से निकाल दिया गया है। यानी कि ये जो वर्ण है, इस वर्ण को अब क्या करार दे दिया? इसको अमानक वर्ण कह दिया गया है। इसको अमानक वर्ण का नाम दे दिया गया। ये कैसा वर्ण है? ये अमानक वर्ण आपका कहलाता है। इसको अमानक वर्ण की संज्ञा दे दी गई है। क्यों दे दी गई? क्योंकि ये पहले हमारी हिंदी का जब हम उद्भव देखते हैं तो सबसे पहले दोस्तों संस्कृत भाषा, सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा कहलाती है, और हिंदी की भी जननी भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। सबसे पहले संस्कृत से फिर वैदिक संस्कृत से फिर बन गई लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बाद में पाली भाषा, पाली के बाद प्राकृत भाषा आई, प्राकृत के बाद अपभ्रंश भाषा, और अपभ्रंश से किसका जन्म हुआ? हिंदी का जन्म हुआ था। एक दिन किसी और क्लास में भाषा के उद्भव पर चर्चा करेंगे। तो ये जो प्राकृत भाषा हमारी थी, ये प्राकृत भाषा में मानक वर्ण है, लेकिन हमारी हिंदी भाषा में इसको क्या कह दिया? अमानक वर्ण कहा गया है। ध्यान देना, कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से अमानक वर्ण कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हिंदी व्याकरण में इस झ के इस रूप को क्या बना दिया गया? अमानक वर्ण बना दिया गया है। उसके बाद देखो ये दो वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको ये भी प्राकृत भाषा के व्याकरण में हैं, लेकिन हिंदी में इसे नहीं अपनाया गया। हिंदी में इन दोनों वर्णों को नहीं अपनाया गया, इनको निकाल कर फेंक दिया है। प्रणाम सभी को, प्रणाम। जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी आप कमेंट करके आंसर देंगे, और नमस्ते नमस्ते सभी को। जल्दी से शेयर भी कर दीजिएगा क्लास को। देखिए ये जो दोनों वर्ण हैं ये हमारी हिंदी वर्णमाला के वर्गीय व्यंजन नहीं हैं। ये जो दोनों वर्ण हैं इनको कहा क्या गया है? जो वर्ण आप देख रहे हो, देखो ये वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों वर्ण जिनके नीचे नुक्ता लगा है। ध्यान देना, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? हिंदी में जो ये निशान लगा हुआ है, ये जो बिंदु लगी हुई है, इस बिंदु को क्या कहा जाता है? इस बिंदु को नुक्ता कहा जाता है। और जिस भी वर्ण के नीचे नुक्ता लग गया
वह हमारी हिंदी का वर्ण नहीं होता है। दोस्तों याद रखना, जिस भी वर्ण के नीचे ये नुक्ता लग जाता है हिंदी ने उसे अपनाया नहीं है। नहीं अपनाया तो फिर ये जो दोनों वर्ण हैं इन वर्णों को कहा क्या जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, इनको क्या कहा जाता है? ये उत्क्षिप्त वर्ण कहलाते। क्या कहलाते हैं? उत्क्षिप्त वर्ण। इनको क्या कहते हैं हम? उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। उत्क्षिप्त का अर्थ होता फेंका हुआ या निकाला हुआ। हिंदी वर्णमाला ने इन्हें निकाल कर फेंक दिया है, अपनाया नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? उत्क्षिप्त वर्ण। इनके बारे में अनेक जानकारी आती है जो हम कल की क्लास में साझा करेंगे कि ये जो उत्क्षिप्त वर्ण हैं इनको द्विगुणी व्यंजन भी कहते हैं, है ना, इनको ताड़न जात भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये सब चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। आज हम देख रहे थे व्यंजन, और व्यंजन में ये 3 वर्ण मैंने निकाल दिए। हमारे पास वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी रह गई? 25। यानी कि ये हमारे 5 वर्ग थे और इन 5 वर्गों के जो 25 वर्ण थे, इन 25 वर्णों को हम क्या कह रहे हैं? वर्गीय व्यंजन कह रहे हैं। ये हमारे कैसे कहां तक, मैं तक के वर्ण होते हैं। इनको क्या कहते हैं हम? इनको हम कहते हैं वर्गीय व्यंजन। कैसे जो मैं तक के वर्ण हैं, कैसे जो मैं तक के वर्ण हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है वर्गीय व्यंजन। कैसे मैं तक के वर्णों को वर्गीय व्यंजन या फिर इनको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय प्राण वायु हमारे मुख विवर में कहीं ना कहीं स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसके बाद आया अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जो जिनका उच्चारण करते समय प्राण वायु हमारे शरीर के मध्य भाग यानी नाभि से बाहर की तरफ उठाई जाती है, इसलिए इनको अंतस्थ या फिर एक दूसरा नाम भी इनको दिया जाता है अंतस्थ, या फिर इनको क्या कहते हैं? मध्यस्थ। इनको अंतस्थ या फिर मध्यस्थ स्वर भी व्यंजन भी कहा जाता है। यानी कि अगर मैं संस्कृत की बात करूं तो इनको मध्यस्थ इसलिए कहते हैं कि ये स्वर और व्यंजन दोनों के बीच में स्थित रहते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? हम मध्यस्थ कहते हैं। लेकिन मैं हिंदी की अगर बात करती हूं तो देखो, इनका उच्चारण करते समय प्राण वायु कहीं न कहीं मुख विवर यानी मुख का जो गड्ढा है जो कंठ से लेकर ओष्ठ तक पाया जाता है, इसमें स्पर्श करता है, इसलिए ये स्पर्श व्यंजन कहलाए। ये अंतस्थ या मध्यस्थ इसलिए कहलाए कि इनका उच्चारण करते समय प्राण वायु, हिंदी में श्वास को प्राण वायु कहा जाता है। ये जो प्राण वायु होती है हमारी नाभि से बाहर की तरफ हमारे शरीर के मध्य भाग अंतस्थ भाग यानी नाभि उससे उठाकर बाहर की तरफ उच्चरित की जाती है, इसलिए इनको मध्यस्थ या अंतस्थ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है दोस्तों 4। कौन कौन से जो स्वर हैं ये मध्यस्थ या अंतस्थ स्वर कहलाते हैं? तो ध्यान देना, य, रे, ले और वे, ये जो 4 वर्ण हैं ये हमारे अंतस्थ या मध्यस्थ वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद आया ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन जो हैं इनकी संख्या क्या, ऊष्मीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है? याद रखना दोस्तों, ऊष्मीय व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। कौन कौन से ये 4 होते हैं एक बार देख लेते हैं। फ, श, से और है, ये जो 4 वर्ण हैं इन चारों वर्णों को कहा जाता है ऊष्मीय व्यंजन। क्यों कहते हैं? समझना इस बात को कि इनको ऊष्मीय व्यंजन क्यों कहते हैं। इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख में हल्की ऊष्मा सर्जित होती है। इनका उच्चारण करते हैं तो मुख हल्का गर्म हो जाता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? ऊष्मीय व्यंजन कहा जाता है। ऊष्मीय शब्द ऊष्मा से बना है और ऊष्मा का अर्थ होता है गर्मी।
इन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख विवर हल्का गर्म हो जाता है। ये मुख का जो गड्ढा है ये इसको उष्मा की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। दोस्तों अगर नहीं विश्वास है तो थोड़ा सा अपने आप को पीछे लेकर जाइए और सोचिए उस स्थिति को जब दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट का माह होता है, दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट, उस समय सभी सिकारे भरते हुए नजर आते हैं, सभी स का उच्चारण करते हैं। दोस्तों कभी सोचा कि हम स का ही उच्चारण क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि ये जो स हैं ये क्या है, तीनों के तीनों आपके ऊष्मीय व्यंजन हैं, और जब ऊष्मीय व्यंजन है इनका उच्चारण करते हैं तो मुख को हल्की उष्मा प्राप्त हो जाती है, हल्की गर्मी प्राप्त होती है, इसीलिए सर्दी से बचाव हमारा होता है और हम किसका उच्चारण करते हैं, स का उच्चारण करते हैं। तो याद रखिएगा ये क्या कहलाते हैं, चारों आपके ऊष्मीय व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। अगर हम बात करते हैं ये वर्गीय व्यंजन की, अगर हम बात करते हैं किसकी, वर्गीय व्यंजन की, तो ये जो 4 वर्ग 5 वर्ग हमारे पास हैं इनमें से भी कुछ क्वेश्चन यहाँ बन जाते हैं जिनको तुम्हें ध्यान देना है। ये जो च वर्ग है आपका, ध्यान देना कौन से वर्ग की बात कर रही हूँ, च वर्ग की। ये जो च वर्ग आपका है, इस च वर्ग के जो व्यंजन हैं, इन च वर्ग के व्यंजन स्पर्श व्यंजन तो है ही हैं, साथ साथ इनको स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। स्पर्श, इनको क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, इनको स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। ये क्या कहलाते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। यानी इनका उच्चारण करते समय प्राणवायु स्पर्श तो करती ही करती है, साथ साथ संघर्ष भी उत्पन्न होता है, इसलिए च वर्ग को स्पर्श संघर्षी वर्ग कहा जाता है, ध्यान देना। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो वर्गीय व्यंजन है या स्पर्श व्यंजन है, इसमें से च वर्ग, जो च वर्ग है इसको स्पर्श संघर्षी कहेंगे, स्पर्श संघर्षी, इनको स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। इधर ध्यान दीजिए, जो ऊष्मीय व्यंजन है, ऊष्मीय व्यंजन को संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये स्पर्श नहीं करते लेकिन क्या उत्पन्न करते हैं, संघर्ष उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनको संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। साथ में हमारा रहा क्या, इधर रहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन पर भी दोस्तों ध्यान दीजिए, ये जो अंतस्थ व्यंजन है इनको मध्य स्वर भी कहा जाता है, मध्य व्यंजन भी कहा जाता है, या फिर इनको क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर, इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है, ध्यान देना। ये अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। अर्ध स्वर का मतलब है कि ना तो ये, जब ये किसी शब्द के अंत में चले जाते हैं तो कुछ स्थिति में न तो व्यंजन की तरह उच्चारित किए जाते और न ही स्वर की तरह उच्चारित किए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, हम अर्ध स्वर कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर कहा जाता है, उसमें व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, और स्पर्श व्यंजन में च वर्ग है उसको स्पर्श संघर्षी वर्ग कहा जाता है। ध्यान देना, यहां से एक और क्वेश्चन अगर गहराई की बात करते हैं तो अर्ध स्वर, वैसे तो सभी जो अंतस्थ हैं इनको अर्ध स्वर कहा जाता है, लेकिन कुछ जो व्याकरणविद हैं उन्होंने चारों को, ये चारों जो वर्ण हैं इनको अर्ध स्वर नहीं कहा। इसमें से भी आपका क्या, य और व, ऐसे 2 वर्ण हैं जिनको सही मायने में अर्ध स्वर कहा जाता है। यहाँ तक सभी को समझ आया? जल्दी से एक बार थम करके बता दीजिए सभी को समझ आया यहाँ तक, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ये था आज का हमारा व्यंजन का वर्गीकरण, कि व्यंजन का जो वर्गीकरण है वो कैसे किया जाता है। स्पर्श व्यंजन की संख्या आपसे पूछी जा सकती है। स्पर्श व्यंजन जो है इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। कैसे लेकर कहाँ तक पाए जाते हैं
मैं तक पाए जाते हैं। 5 वर्ग हैं और पांचों वर्गों के 5-5 वर्णों को हम क्या कहते हैं, 25 हो जाते हैं। इनको वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसमें से ध्यान रखना, जो च वर्ग के व्यंजन हैं वो स्पर्श होने के साथ साथ संघर्षी भी होते हैं। तो ये थी जानकारी हमारी। एक और क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए इस संवेदनशील व्यंजन कौन सा है, या कौन से व्यंजन को संवेदी व्यंजन कहा जाता है, जो हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है, भावनात्मक व्यंजन कहलाता है। भावनात्मक, अगर बहुत गहराई से क्वेश्चन बनाता है तो बना देता है कि भावनात्मक व्यंजन कहलाता है। तो याद रखना दोस्तों, है हमारा है ये भावनात्मक व्यंजन कहलाता है, क्योंकि है का उच्चारण करते हैं तो हम अपनी भावनाओं से जुड़ जाते हैं। जैसा आपने देखा होगा, अगर किसी को कुछ हो गया तो हम कहते हैं ऐसा हो गया, है ना। अगर किसी बहुत ज्यादा खुशी होती है तब भी हम हा हा हा, है ना, है का ही उच्चारण करते हैं। तो दोस्तों ये जो है ये भावनात्मक व्यंजन कहलाता है हमारे, सीधा इसका संबंध हमारी भावनाओं से हुआ करता है। तो ये जो है ये भावनात्मक व्यंजन है, और ये इस परिवार का सबसे हम कह सकते हैं वृद्ध व्यंजन भी कहलाता है। तो ये था हमारा व्यंजन का वर्गीकरण। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, फिर मिलते हैं कल इसी जोश के साथ ही। और कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो व्यंजन का ही रहेगा, और व्यंजन के वर्गीकरण से अन्य जो ये कहें कि क्वेश्चन हमारे समक्ष बन जाते हैं उनको भी हम कल देखने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।